हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। यहाँ पर हमें पढ़ना है 10.2 का इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने 10.1 का किया था वैसे ही हमें क्या करना है, सेम 10.2 का इंट्रोडक्शन करना है। देखो, टफ कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। जो हमारी 10 पॉइंट एक्सरसाइज है क्लास 12 की, बहुत आसान है। बिल्कुल कहते हैं ना, पका पकाया हलवा, बिल्कुल वही है। क्योंकि हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें इसको बस ध्यान से इसके जो कॉन्सेप्ट है, 10th चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है, हमें बस वही समझना है। हमने कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो हम जो है इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। उससे पहले एक चीज समझो कि अगर मैं कोई एक, यहां पर हम तीन चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी क्या होती है, एक होती है लाइन, एक होती है रे, और एक होता है लाइन रे, और एक होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर ये चीज मैं पहले बता चुका हूं तो अच्छी बात है, नहीं बताई है तो एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जिसने देखा है वो ध्यान से समझो, जिसने नहीं देखा है वो स्किप कर लो आगे। ठीक है, तो जो लाइन होती है, लाइन के एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट नॉट फिक्स्ड, इसके एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते। तो हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं, या तो हम ऐसे दिखा दे इसको, ये हमारी कोई लाइन है और ये इसके एंड पॉइंट जो है फिक्स्ड ही नहीं है। मतलब कि ये यहां भी आगे की ओर जा सकती है और उतना ही ये इधर भी आगे की ओर जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो लाइन होती है उसके जो लास्ट पॉइंट, मतलब कि जो टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट और सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट तो होगा ही नहीं ना उसका, क्योंकि वो तो भाई है ही नहीं ना जिसकी लिमिट हो। मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड हम बता ही नहीं सकते। वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, और बहुत 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 ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके एंड पॉइंट फिक्स्ड होते ही नहीं है। समझ में आ रही बात? दूसरा हमारी आती है रे। अब रे क्या होती है, रे को तुम ऐसे समझो जैसे सूरज की किरण है। ठीक है, सूरज की किरणें कहां से आती है भाई? सूरज से आती है ना। और कहां तक पहुंचती है? हमारे तक पहुंचती है, तभी तो हम एक दूसरी चीजों को देख पा रहे हैं ना। क्योंकि भाई सूरज की रोशनी आती है तभी तो हम सारी चीजों को देख पाते हैं ना। हमने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन, है ना, क्लास 10th में ही है चैप्टर साइंस का। तो जो सूरज की किरण आती है वो एक ऐसी जगह से आती है जहां से हम तक पहुंचती है। तो कहने का मतलब है कि रे में क्या होता है, रे में एक पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होता है वो फिक्स्ड ही नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? लाइन में दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, रे में एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है। और अगर हम बात करें अब इसकी लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई? लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। इसी को हम लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमने लाइन ली और लाइन में से हमने छोटा सा पार्ट उसका निकाल के यहां रख दिया, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? लाइन सेगमेंट बन जाएगी। क्लियर हो गई तीनों चीजें? लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज थी, बस रिकॉल करवाने के लिए मैंने तुम्हें करा दी। बाकी इस पे वापस आते हैं कि भाई एडिशन कैसे करते हैं। अब यहां पर अगर मैं किसी एक लाइन सेगमेंट की बात करूं, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ कर दी मैंने। ध्यान से समझना, एक वेक्टर मैंने और लिया जिसकी मैंने डायरेक्शन इस तरफ ले ली, और ये वेक्टर बी हो गया। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा कि इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, ये कह सकते हैं। तो ये कंडीशन हमें कहां से पता चल रही है? ये कंडीशन हमें वहां से पता चल रही है जहां से इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ध्यान से समझो, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो बी हमारा इसकी अपोजिट साइड में जा रहा है ना। ये अगर इस साइड जा रहा है तो बी हमारा इसकी अपोजिट साइड में जा रहा है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव आया। या फिर हम बी को प्राइमरी समझ के चलें तो बी अगर हमारा इस साइड जा रहा है तो ए इसकी डिफरेंट साइड में जा रहा है। ठीक है, अपोजिट साइड कह सकते हो, अपोजिट साइड में जा रहा है। तो यहां से वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, और या हम कह सकते हैं वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक हो गया।
अब एडिशन कैसे होता है वेक्टर्स का, यहां पर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, मैं इसको भी रख कर देता हूं। हमने क्या किया, यहां पर एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हमने पॉइंट्स ले रखे हैं ए बी सी, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब अगर हम यहां से इसकी डायरेक्शन, सपोज हमें नहीं दे रखा है कि कौन सा वेक्टर कौन सा वेक्टर नहीं है, तो हम यहां से क्या कहेंगे एडिशन में कि जो ए बी वेक्टर है वो प्लस किसके हो जाएगा, देखो इसकी डायरेक्शन सेम है बीसी वेक्टर के, और ये इक्वल किसके होगा, इसके जो हमारा ये है एसी वेक्टर के। क्योंकि भाई ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे कर लो, देखो इससे बढ़िया मैं बता रहा हूं और चीज कर लो, एक ऐसे कंफ्यूजन है तो हम क्या दे रहे हैं भाई, ए बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये ए बी वेक्टर हो गया, उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बी सी वेक्टर हो गया। क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी भी इसी तरफ है, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ डायरेक्शन है, और इसकी अपोजिट है तो माइनस ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रही है बात, तो माइनस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 0 हुआ, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और माइनस सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए की जगह हम लिख सकते हैं ए सी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, माइनस सी ए प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, फिर ये क्या हो जाएगा ए सी, ओ ये रॉन्ग हो गया ना, अगर हम यहां, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें बी सी और उधर जाके ए सी, ये कंडीशन तो अभी हमने करी थी, क्योंकि भाई इन दोनों का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है, ये दिस इज नोन एज इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल, दिस इज known as the inequality of triangle, है ना। ये तो इनइक्वालिटी होती है ट्रायंगल की, हम ये जानते हैं, ये चीज पहले से ही पता है हमको, है ना, इसमें तो कुछ नया है नहीं। अब हमें इसमें आगे क्या सीखना है, अगर मैं यहां से कहूं कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रहा होगा, जाहिर सी बात है। ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रहा होगा, तभी तो थर्ड साइड के इक्वल है बाकी दो साइड्स। तो हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। क्लियर हो रही है धीरे धीरे चीजें, किस तरीके से हमें इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी एक चीज और आती है इसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, है ना। एक होता है हमारा यूनिट वेक्टर, उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, यहां से एक कैप निकालना पड़ता है, तो ये आता है हमारा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बहुत इजी है कि हमें क्या कहा होगा क्वेश्चन में, हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के पहले हमें क्या कहा होगा, उसने एक वेक्टर पहले से ही गिवन होगा क्वेश्चन में हमें पहले से ही एक वेक्टर देगा, वो वेक्टर ए वेक्टर बी कुछ भी देगा, उस वेक्टर का हमें क्या करना है, मोड निकालना है। मोड निकालना है मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, किस तरीके से हम निकालते हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यू होगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहां से हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाएगा। देखो ये यूनिट वेक्टर वो पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसकी तरह ही है, कि उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम 1 यूनिट का होना चाहिए। 1 यूनिट मतलब किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, बट 1 ही होगा, ठीक है। तो उसकी यूनिट कितनी होगी, 1 ही होगी। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी इसमें एक चीज और है कि हमें पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर हम शो किस तरीके से करते हैं। उसके बाद इसी में हमें पढ़ना है कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो हो गए, और हमारा एक और बचता है इसमें, एक तो डायरेक्शन रेशियो हो गया और डायरेक्शन कोसाइन। ये दो हैं जो हमारे 10.2 में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करते हैं मैं इसको रफ कर देता हूं। उसके बाद हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, फिर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करने हैं, पोजीशन वेक्टर निकालना। पोजीशन वेक्टर हम करते कैसे हैं, हमने क्या किया देखो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं
पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, पहले 3 डायमेंशन ग्राफ बनाते हैं। यहां से हमने बना रखा है, ठीक है। ये हमारा x है, ये y है और ये z है, ठीक है। ये हमारा O है, ओरिजिन जिसे बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया और हमने यहां से कोई एक पॉइंट P सपोज कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, ठीक है। हमने क्या पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट हमने ले लिया इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमने ले लिए, वो ले लिया हमने x1, y1 और z1। फिर हमने क्या किया, हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कैसे। सपोज करो कि भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस हमने इस तरीके से शो किया है। होती नहीं है इस तरीके से, होती है किस तरीके से कि x एक्सिस ऐसे होता है, y एक्सिस हमारा ऐसे होता है और z एक्सिस जो होता है जितना बाहर की ओर होता है, इस तरीके से जितना मैं दिखा रहा हूं तुम्हें ये मार्कर से, जितना ये बाहर की ओर होता है उतना ही ये अंदर की ओर भी होता है, क्योंकि 3D शेप में हमें हाइट भी मिल जाती है ना। तो वहां से क्या होगा कि ये बाहर की ओर भी होता है उतना ही ये अंदर की ओर भी होता है। और जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट अगर ये Z है, सपोज करो अगर ये Z है तो P पॉइंट ये इस तरीके से, ठीक है, बाहर की ओर ये इस तरीके से निकला हुआ है। समझ में आ रही बात, ये जो पॉइंट P है ये इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ है। तो हम जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो असल में क्या होता है ना कि यहां पर जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं हमारे, डायरेक्शन रेशियो, असल में डायरेक्शन रेशियो हमारे x1, y1 और z1 आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। असल में यही डायरेक्शन रेशियो होता है। पहली चीज और समझ लो इसमें कि जो यहां पर जो हमारा ये x है, इसके जो हम कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हैं OX, ठीक है, वो होता है, पहली बात तो हम I लेके चलते हैं, I कैप, इसमें क्या होता है J कैप और इसमें K कैप, इस तरीके से। इसके जो होते हैं वो होते हैं 1, 0, 0, इसके होते हैं 0, 1, 0 और इसके होते हैं 0, 0, 1। कहने का मतलब है कि अगर मैं OX निकालूंगा, OX कोऑर्डिनेट ऑफ OX, ध्यान से समझना, अभी सारी की सारी चीजें रिकॉल करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ OX, तो वो क्या होंगे, देखो जब OX की बात कर रहे हैं तो यहां पर तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है ना, x एक्सिस के साथ तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। फिलहाल इतना समझ के चलो कि जब हम एंगल सपोज करते हैं, चलो ये चीज ना आगे समझेंगे, इसको अभी रहने दो, ये चीज आगे समझेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि ये 1, 0, 0 होता है, ये 0, 1, 0 होता है और ये 0, 0, 1 होता है। डायरेक्शन रेशियो एक तरीके से जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उसी को बोल देते हैं x1, y1, z1। अब ऐसे तो चलेगा नहीं ना, हर बार हम ये चीज बोले x1, y1, z1, तो हम इसको सपोज करके चलते हैं कि भाई हम x1 को क्या मान लेते हैं, x1 को हम मान लेते हैं a, y1 को हम मान लेते हैं b और z1 को हम मान लेते हैं c। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए और क्या क्या चीजें देखो यहाँ पर कि अगर हम यहां से कंडीशन को फुलफिल करना चाहें तो हमारे एबीसी, तो यहां से हमारे क्या निकल गए, सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गए। ये होते हैं हमारे भाई डायरेक्शन रेशियो, हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब आती है डायरेक्शन कोसाइन की बात कि भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोसाइन, ठीक है। अब यहां पर देखो जो x है इस p के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा, भाई खुद समझो, ये x इस तरीके से है, x ये है और ये p है ना, z तो हमारा इस तरीके से था, p हमारा ऐसा है, तो ये x के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है ना, इस तरीके से देखो ये कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा है। तो इसको, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, इस एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा। उसी तरीके से ये p जो है ये y के साथ ही बना रहा होगा, इसे हम बोल देते हैं बीटा, और जब ये z के साथ बना रहा होगा इसे हम बोल देते हैं गामा, ठीक है। तो तीनों एक्सिस के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो हम डायरेक्शन कोसाइन, हमें नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन
कोसाइन। कोसाइन का मतलब है कॉस लेके चलना है, ठीक है, कॉस का एंगल लेके चलना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जब करते हैं तो यहां से अगर हम कॉस एल्फा निकालेंगे, कॉस एल्फा, ठीक है, कॉस एल्फा निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के फिर समझाता हूं कि मैंने ये एक डायग्राम बना दिया इस तरीके से, सेम वही चीज, ये पॉइंट P है और अगर हम इसको निकालेंगे तो ये x1, y1, z1 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इतनी ये x1 एक्सिस है और हम यहां का निकालेंगे तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है। तो खुद समझो भाई, यहां से यहां तक का इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, इस पॉइंट से यहां तक का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x2 तो ये रहेगा, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लास 10th याद आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला याद आ रहा है कि जब हम 2 डायमेंशन में करते थे तो हम किस तरीके से करते थे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में चलता था। वही चीज यहां पर है, जब हम इसके लिए करेंगे तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कॉस एल्फा के लिए। एल्फा मतलब कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो यहां से जब कॉस एल्फा निकालेंगे तो कॉस एल्फा क्या होता है, PBP मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं तो बेस हमारा x1 है, कोई बात नहीं, हमने x1 लिख लिया। इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। कॉस एल्फा निकल गया। उसी तरीके से जब हम इसकी बात ना करके हम फिर से वही डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं तुमको कि हम क्या करेंगे। हमने वही फिर से डायग्राम बनाया, अब यहां पर फिर उसकी बात हुई है पॉइंट P की। अब ये x एक्सिस के साथ था तो हमने ऐसा कर दिया, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम y की बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज हो जाएगी, फिर ये y1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये चीज वही रूट में आ जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और इसके एक्सिस x1, y1, z1 ये तो है ही, ठीक है। तो सेम वही चीज आ जाएगी। तो यहां से जब हम cos बीटा निकालेंगे तो cos बीटा क्या निकल कर आएगा, cos बीटा वही चीज बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि y1 अपॉन अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। सेम वही चीज, कुछ डिफरेंट नहीं, सारा का सारा वही। अब हम z के लिए भी वही चीज करेंगे। मैंने कहा ना कुछ भी इसमें नया नहीं है भाई, सब सारी की सारी वही चीजें हैं, बस ध्यान से समझने की बात है। यहां से क्या करेंगे, फिर हम कॉस गामा निकालेंगे, वही चीज फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस बार z एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, z1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब यहां पर हमने x1, y1, z1 ये तो हमने अभी सपोज किए थे, है ना, हमने सपोज किया था ऐसा। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको एबीसी वापस से कर देते हैं। तो एबीसी के रेशियो में जब इसको निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरीके से ये b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरीके से c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्शन रेशियो की सॉल्व में कर लिया। अब जिस तरीके से x1, y1 और z1 को हमने a, b और c माना था, उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि यहां पर जो ये cos अल्फा है इसको हम l सपोज कर लेते हैं, इसको हम m सपोज कर लेते हैं और इसको हम n सपोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से l, m और n के रेशियो में हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें जरूरत पड़ती है वैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, हमारा यहां से डायरेक्शन रेशियो भी निकल गया और डायरेक्शन कोसाइन भी निकल गया। एक चीज बताना भूल गया कि यहां से जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, अगर मैं यहां से ओपी डायरेक्शन से निकालूं ओपी, तो वो क्या आएगा, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। तो ये हमारा क्या निकलता है, ये होता है हमारा ओपी को हम आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओपी वेक्टर मतलब कि आर वेक्टर, और यहां से हम क्या लिख देंगे इसको, एक्स आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप।
तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर निकल कर आता है, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर का वैल्यू सॉल्व करते हैं। इसमें सपोज करके रखते हैं पोजीशन वेक्टर में ही हमारा जो x1, y1 और z1 होता है वही हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और जो ये पोजीशन वेक्टर होता है ये पोजीशन वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बनाता है, किस तरीके से बनाता है, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा इसका क्या होता है, सार निकल के आता है, समरी कहते हैं ना एक तरीके से, वो निकल कर आती है। बची एक कंडीशन है यहां से कि यहां पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। वो भी देख लेते हैं कैसे, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं फिर उसको करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा यहां से कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1। कहने का मतलब है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करें तीनों के एंगल का तो वो 1 आता है। करके देख लेते हैं। देखो एल स्क्वायर मतलब कि a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरीके से c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम तो LHS लेके चल रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं। फिर ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर अलग अलग कंबाइंड हो जाएगा ना। हमने पढ़ा हुआ है भाई अगर a अपॉन बी की पावर m है तो ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m, अलग अलग हो गई। उसी तरीके से यहां पर करिए हमने, तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो ये तो सब सेम है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इससे ये टोटल कैंसिल। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, ये RHS आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है 10.2 के। इस इंट्रोडक्शन के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन अलग से आता है तो वो मैं बता दूंगा। वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं जो मैंने तुम्हें सारे के सारे करा दिए। बाकी अगली वीडियो में हम करेंगे 10.2 के क्वेश्चन आंसर, है ना। क्योंकि भाई इसका हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया, क्वेश्चन ही बचे। क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में निपटा लेंगे, फिर आगे करते हैं कैसे क्या करना है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ।